नमस्कार, मैं नम्रता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बैक टू नेचर में, जहाँ हम बात करते हैं अलग अलग रोगों को प्राकृतिक रूप से ठीक करने की। इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, किन कारणों से होता है? एक रिपोर्ट के अनुसार 3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की कंडीशन में जी रहे हैं। तो ऐसे में इसके लक्षण कारण के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर NK शर्मा जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबको नमस्कार मेरा। सर, जैसे कि हमारा आज का विषय है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो सबसे पहले सर यही जानना चाहेंगे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आखिर होता क्या और इसके अंदर कौन कौन सी बीमारी आती हैं? न्यूरोलॉजिकल का मतलब यही है कि न्यूरो मीन्स हमारे नर्व और जितने भी हमारे बॉडी में इससे कनेक्टेड जो पार्ट्स हैं, जैसे खास करके स्पाइन, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम का जाल और हमारा ब्रेन सिस्टम। तो बेसिकली ये इससे कनेक्टेड जो बीमारियां होती है हम उसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसको हम स्नायु तंत्र की बीमारियां हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जनरली जितने भी जो स्नायु तंत्र बीमारियां हैं उसमें माइग्रेन है, अल्जाइमर है, ब्रेन स्ट्रोक है, पैरालिसिस है, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हैं और कई तरह के जो साइटिका जैसे पेन वगैरह होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां इससे जुड़ी हुई है वास्तव में, जो स्नायु तंत्र के साथ कनेक्टेड होती है। इवन जो बच्चों में जो ऑटिज़म भी होता है ना, उसमें भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। इवन बच्चों में जो सेरेब्रल पाल्सी होती है वो भी इससे ही कनेक्टेड होती है। तो इस तरह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में बहुत सारी बीमारियां कही जा सकती है। इवन डिमेंशिया जो बोलते हैं ना, भूलने की आदत, अल्जाइमर वगैरह, वो भी सब इसी से कनेक्टेड होती है बेसिकली। और सबसे बड़ी जो बीमारी इसमें होती है वो होती है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन का मतलब होता है कि जिसमें ब्रेन की हमारी नसें सूख जाती है, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो उसके बाद में हमारे हाथों में ट्रेमरिंग आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, उसको कहते हैं पार्किंसंस। फिर ये सब जनरली न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में, मतलब ये सब एक प्रकार से इनक्यूरेबल ही डॉक्टर मान के चलते हैं। ये सब बीमारियाँ इतनी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी, मैंने एक जनरल मोटी बता दी थोड़ी आपको। जी सर, जैसे अलग अलग बीमारियां हैं तो जाहिर बात है कि सिम्टम्स भी अलग अलग ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हों जो ये इशारा करते हों कि हाँ, हमें ब्रेन या स्पाइन से संबंधी ही कोई बीमारी हुई है। हाँ देखिए, पहली बात तो बहुत सारे सिम्टम्स है ना। अभी देखिए, सबसे पहले तो माइग्रेन को ही ले लीजिए। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके बहुत ज़बरदस्त आपको सर दर्द होने लग जाएगा। न्यूरल्जिक पेन्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ से एक खास करके नस जाती है तो उसके अंदर बड़ा सीवियर न्यूराइटिस कहते हैं, उसके अंदर बड़ा सीवियर पेन होने लग जाएगा। तो अधिकतर तो लोगों को नर्वस सिस्टम में पेन होते हैं, पहली बात। और कई लोगों में जैसे एपिलेप्सी है, उसमें तो सब सिम्टम जानती हैं कि उसमें कन्वल्शंस या प्रकार से अटैक्स आते हैं और उसमें कुछ मिनटों के लिए आदमी एक प्रकार से कांपता है जोर जोर से, और वो परेशान, वो बिल्कुल सामने दिखती है वास्तव में। कई जैसे स्ट्रोक वगैरह होते हैं, वो भी न्यूरोलॉजिकल ब्रेन से कनेक्टेड ही है। और फिर पैरालिसिस है, वो तो अपेरेंटली दिखाई देती है सीधी कि भाई एक पर्टिकुलर पार्ट हमारा रह गया। ठीक है ना, इस तरह से। और पार्किंसन जो होती है उसमें ट्रेमरिंग वगैरह होती है। मतलब एक समय ऐसा आता है, धीरे धीरे आपका एक हाथ कांपने लगता है, फिर दूसरा हाथ, फिर पूरी बॉडी भी कांपने लगती है, यूँ समझ लो। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट जो है ना सिम्टम आते हैं। अब साइटिका में जनरली क्या होता है, आपकी स्पाइन में नस दब रही होती है तो उसके कारण जो है आपको पेन हो रहा होता है। तो अधिकतर जगहों में तो पेन हो रहा होता है, और यहाँ अधिकतर जगहों में मस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है। डिसेबिलिटी का मतलब है जल्दी थक जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, बीनम यानी कि सुन्नपन आ जाना, है ना, उठने बैठने में दिक्कत होना। तो ये सब जनरल जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियाँ होती है उसमें ये सारे सिम्टम जो हैं आने लग जाते हैं, तो समझ लें। सर, एक सिम्टम और हमने सुना है कि जैसे जिनको भी ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, अगर उनसे आंख बंद करके खड़े होने को कहा जाए
तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो ऐसा भी होता है सर? हाँ जी, हाँ जी। देखिए क्या होता है कि बेसिकली जब आपका बॉडी में एक नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस आने लगता है ना, तो फिर आपका जो दोनों जो एक आपका एक बॉडी का जो बैलेंस होता है, इसमें लोकोमोटर अटैक्सिया करके एक बीमारी भी है, जिसके अंदर आप पाँव अपने ढंग से रख भी नहीं सकते और आप ऐसे गिर भी सकते हो उसके अंदर। तो लोकोमोटर अटैक्सिया कहते हैं उसको। तो ऐसे मतलब मैंने कहा ना, अब चूँकि बीमारी के तो 50 नाम होते हैं, मैंने तो मोटी मोटी बीमारियों की चर्चा की इसमें इस तरह से। तो काफ़ी मतलब मेजर सिम्टम यही होते हैं। और इसमें नींद अच्छी ढंग से नहीं आना, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। चलने उठने बैठने में, चढ़ने उतरने में दिक्कतें होना, ये सब मतलब इस तरह के, मतलब जिसमें न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल होता है, जहाँ मसल्स और नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं, वो सारे कंट्रोल उनके स्लो डाउन हो जाती हैं, समझ लो, बस सिंपल सी बात है। तो सर इनके स्लो डाउन होने का कारण क्या होता है? किन कारणों से हमें ये समस्याएं होती हैं? कुछ तो चीज़ें जेनेटिकली कई बच्चे लेकर आ रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों में जैसे ऑटिज़म है, बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी है, ऐसे बच्चे जो प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो वो कुछ जेनेटिकली उनकी वीक ही पार्ट लेकर आ रहे होते हैं। और वो संबंधित होता है हमारे गर्भ के समय माँ बाप ने कैसा खान पान किया, माँ को तनाव रहा, डिप्रेशन रहा, या माँ ने सही ढंग से खाना नहीं खाया, डेफिशिएंट रही, या उसने बहुत मेडिकेशन कर ली, तो उसका असर आने वाली संतान पे पड़ेगा ही, समझे ना। तो वहाँ से भी कुछ लेकर आते हैं। कुछ क्या होता है कि जब वो डिलीवरी के बाद जब बाहर निकलते हैं ना बच्चे, तो कई बार फोर्सेप्स से निकालना पड़ता है। और सिजेरियन में तो खैर ये प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले के ज़माने में नेचुरल डिलीवरी ज़्यादा होती थी, तो उसको खींचते थे बच्चे को, मतलब ऐसे एक प्रकार से फोर्सेप डिलीवरी भी बोलते थे ऐसे। तो उसके अंदर भी ब्रेन के कई पार्ट दब जाते थे, तो उसके कारण वो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम उनके साथ जुड़ जाती थी। तो ऐसे करके बचपन से भी हमारे साथ जुड़ता है। लेकिन मेजरली जो हमारा नर्वस सिस्टम और जो मस्कुलर सिस्टम जो ब्रेकडाउन होता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में, वो है कि एक तो या तो हमारे नर्व सिस्टम पे प्रेशर ज़्यादा पड़े। तो प्रेशर ज़्यादा पड़ने का कारण क्या होता है? स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है, स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस में आप बार बार किसी चीज़ से सिकुड़ते हो और इरिटेट होते हो, और तो उसके कारण भी हमारा नर्वस सिस्टम पे बहुत भयंकर असर होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो एक और सिम्टम मैं बता दूं कि जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ना, उनकी धड़कनें बढ़ जाना, उनके पसीने छूट जाना जल्दी से, ऐसा होता है ना, उनको चक्कर जल्दी आना, ऐसे और भी मतलब बहुत सारे सिम्टम्स अलग अलग तरह के हैं। तो इसमें तनाव एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जो नर्वस सिस्टम पे प्रेशर डालता है। इसीलिए अगर उनके हाथ की रेखाएं अगर आप देखोगे ना, तो आप देखोगे कि उनकी हाथ की रेखाएं बहुत मोटी मोटी होती है। जिनकी हाथ की रेखाएं मोटी मोटी होती है ना, तो समझ लेना कि उनके नर्वस सिस्टम पे बहुत सीवियर प्रेशर पड़ा है, यूँ समझ लें। पर जो मेंटल वर्कर्स होते हैं जनरली, जिनका स्ट्रेस लिमिटेड होता है, उनके हाथों की रेखाएं नॉर्मल स्ट्रेंथ वाली होती है। नहीं तो वो डीप जैसे छेद कर दिया गया है ना काट के, ऐसे डेप्थ वाली लाइनें होती है उनके हाथों में। वो उनके नर्वस सिस्टम, पूरे स्नायु तंत्र के बारे में जानकारी दे रही होती है, यूँ समझ लें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दूसरा कारण जो होता है कि नर्वस सिस्टम और मसल्स और ब्रेन, देखिए ये सब क्या है? सेल है, समझो कोशाणु है ना, न्यूरॉन्स है। अब इनको अच्छा खाना मिलना चाहिए और इनको डैमेजिंग करने वाले फैक्टर नहीं मिलने चाहिए। अब डैमेजिंग करने वाले फैक्टर क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हमारा नर्वस सिस्टम किसी ठंड के साथ लड़ाई कर रहा है, किसी गर्म के साथ लड़ाई कर रहा है, हीट के साथ, किसी केमिकल के साथ लड़ाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जितना ज़्यादा किसी चीज़ को फाइट करेगा, तो उतना ज़्यादा समझो कि वो एग्जॉशन उसमें आएगा ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब बॉडी अगर किसी भी चीज़ को फाइट कर रही है, और अगर आप उसको अंदर से अच्छा माल सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जैसे इसको बी विटामिन बहुत चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स बहुत चाहिए, और कई तरह के कैल्शियम वगैरह भी चाहिए उसके लिए, तो वो जितने भी नर्वस सिस्टम के लिए जो टॉनिक चाहिए, वो हमारे खान पान से अगर नहीं मिलते हैं, बल्कि नर्वस सिस्टम से लूटने वाले सामान ज़्यादा मिलते हैं। अब देखिए, लूटने वाले सामान कौन से होते हैं? अब आपने चीनी खाई, शुगर, तो शुगर जो है ना,
वो तो बिल्कुल प्योर शुगर है, उसमें कुछ भी नहीं है, ना मिनरल विटामिन है ना। अब वो एक प्रकार से समझो नेकेड बॉडी में जा रही है एक प्रकार से। तो वो क्या करती है, अब उसके पास कपड़े नहीं है तो बॉडी में से कपड़े लेकर अपने आप को डाइजेस्ट करती है, समझ लो। यानी कि बॉडी में से कैल्शियम खींचेगी, फॉस्फोरस खींचेगी, है ना, इस बी कॉम्प्लेक्स सारे खींचेगी। तो ऐसे करके फिर वो डाइजेस्ट होगी। तो फिर इसका मतलब है कि हम लुटेरे भेज रहे हैं बॉडी में, समझे ना। इसी तरह मैदा भी वैसा ही है, शुगर भी वैसी है। तो जो चीज़ जाके बॉडी को देती नहीं है बल्कि बॉडी से लेती है, तो वो तो फिर आपको आपके नर्वस सिस्टम से खींचेगी, मदल से खींचेगी ना। तो वो चीज़ें अगर आप बंद नहीं करोगे, जैसे रिफाइंड ऑयल्स है, प्रोसेस्ड फूड है सारे, इवन ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी वगैरह हैं, ये सब मैदा है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं सारे। तो अगर आप ये बंद नहीं करोगे और उसके साथ में अगर केमिकल जुड़ गया, यानी कि आप दवाओं के बहुत आदी हो गए, आप दवा बहुत खाते रहते हो सारे दिन, तो उसके कारण भी नर्वस सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। तो उसके कारण फिर क्या होता है, नर्वस सिस्टम ना धीरे धीरे ब्रेकडाउन होने लग जाता है। और नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया तो फिर आपको कई तरह के डिफरेंट मतलब न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स वगैरह भी आपको हो सकते हैं उस कंडीशन में, यूँ समझ लें। तो ये हमारे डैमेजिंग फूड हैबिट्स के कारण भी है। अच्छा, एक और नर्वस सिस्टम का डैमेज होने का कारण होता है कि हम अगर अच्छी गहरी नींद नहीं लेते हैं, अच्छी नींद नहीं लेते या टाइम से नहीं सोते, या हमारी एक सर्काडियन रिदम होती है बॉडी की कि भाई इतना 9, 10, 11 बजे आपको नींद आ रही है और आप ले नहीं रहे हो, मान लो, तो फिर वो सिस्टम साइकिल टूट जाता है, बॉडी का सर्कल टूट जाता है ना। तो उसके कारण सर्काडियन रिदम से भी बॉडी है ना मैनेज नहीं होती फिर प्रॉपरली। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो डैमेजिंग फैक्टर, इवन एनवायरमेंटल जो एनर्जीज होती है ना, जैसे बहुत ज़्यादा रेडिएशन के सामने बैठना। अभी देखिए एग्जांपल, आप कभी भी रात को है ना, आप 2-3 घंटे आप अच्छी एक फिल्म देख लीजिए, उस दिन आपकी नींद बड़ी अलग होगी। और आप एक नॉर्मल 1-2 घंटे टीवी बंद करके बाद में आप किताब पढ़ के सोइए तो आपकी नींद अलग टाइप की होगी। तो मतलब देखिए सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है, आप एक इरिटेबल रेडिएशन के सामने 2-3 घंटा बैठ रहे हो तो क्या आपका सेल चुप बैठा है क्या? वो रेडिएशन जो बॉडी के लिए डैमेजिंग होता है, मतलब माइल्ड डैमेजिंग है, लेकिन बॉडी रिएक्टिव तो है ना। और जितनी बॉडी किसी चीज़ को रिएक्ट करती है ना, तो समझना उतना ही ज़्यादा हमारी एनर्जी लॉस होती है, हम एग्जॉस्ट होते हैं। तो वापस रिकवरी करने के लिए फिर समय भी देना पड़ता है, पर वो हम दे नहीं पाते। तो इसीलिए नींद भी अगर अच्छी नहीं है ना, तो फिर उसका नर्वस सिस्टम टूट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, यूँ समझना। सर, जैसे आपने इतने सारे कारण बताए हैं, तो प्राकृतिक उपचार को जानना चाहेंगे, लेकिन सर इससे पहले जानना चाहूँगी कि जैसे ब्रेन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, उनमें इमरजेंसी केसेस बहुत होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि पैरालिसिस है, तो अगर किसी को पैरालिसिस अटैक आया है तो उस टाइम पे प्राकृतिक उपचार उसे या तो पहले लेना चाहिए था, क्योंकि करेंटली अब उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन पे, इमरजेंसी सिचुएशन पे वो व्यक्ति क्या करे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात, स्ट्रोक आया, पैरालिसिस हो गया मान लो, तो एक्चुअल में क्या मालूम है कि मेडिकल साइंस ओरिजिनली इसमें कुछ भी सपोर्ट नहीं करती, मदद नहीं करती। ध्यान रखना, मेडिकल साइंस सिर्फ उनको कोशिश करती है कि उनको मैनेज करें किसी भी तरह, समझे ना। लेकिन एक्चुअल में मेडिकल साइंस का इसमें रोल ज़्यादा नहीं होता। क्यों मालूम है? पैरालिसिस हो गया, क्लॉटिंग आ गई, हो गया, बस अब उनको खाली रेस्ट करके नेचुरल वे में बॉडी जितना रिकवर कर सकती करने की कोशिश करेगी, पहली बात, ठीक है। इसलिए जो लोग कई बार लकवा होता भी है ना, तो उनका थोड़ा टाइमली कई लोगों का हील भी हो जाता है। वो 2-4 महीने में, 1-2 महीने में बोलते हैं अब थोड़ा हाथ हिलने लग गया, थोड़ा चलने, वो टाइमली धीरे धीरे रिकवर कर रहा होता है। तो वो बॉडी की कैपेसिटी है, वो कोई डॉक्टर या मेडिसिन की कैपेसिटी नहीं, ध्यान रखना ना। तो इसलिए लोग नेचुरली ठीक होते हैं। हाँ, अगर ठीक होने के पीछे अगर उनके खान पान में उन्होंने चेंज कर दिया, वो मेंटली थोड़े बड़े पॉजिटिव हैं, अपने लिए कुछ भी करने को तैयार है, मतलब दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट बैक टू नॉर्मल कंडीशन ना, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, वो हर रोज़ है ना कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, फिजियोथेरापी करा रहे होते हैं। तो उनके अंदर जो इम्पल्सेस जारी होते हैं ना, तो धीरे धीरे उनके अंदर एक जुनून होता है ठीक होने का। तो ऐसे जो जुझारू लोग होते हैं ना, वो लोग जल्दी ठीक होने की संभावना रहती भी है उसके अंदर, ठीक है ना। अब अगर हम ये सोचते हैं कि ये बाद में जाकर इसको मालिश कराएंगे, फिजियोथेरेपी वो कराएंगे, उससे ठीक होते हैं, उसके अंदर
उसका परसेंटेज बहुत लो है। मैं क्योंकि मैं पोलियो पे काम करता रहा हूँ बहुत साल पहले ज़माने में, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इसमें एक लिमिट तक काम कर रही होती है वो चीज़ें, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि मेडिकल साइंस में अगर कोई भी पॉजिटिव ट्रीटमेंट अगर जिससे कुछ लाभ शायद मिल जाए तो वो है सर्जरी, बस कि क्यों उसमें शायद क्लॉटिंग निकल दे तो शायद उसको आराम मिल जाए। पर ये संभावना कम इसलिए होती है क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में स्पाइनल के ब्रेन के ऑपरेशन में इतने बारीक बारीक नसें होती हैं, मतलब बोलते हैं ना कि जिसमें रिस्क भी हो सकता है कि कई बार लाइफ लॉन्ग भी लकवा भी हो सकता है, उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, पर वो चांस लेना पड़ता है हर एक को। तो सर प्राकृतिक उपचार की बात करें तो जैसे सबसे पहले कारण आपने बताया था कि बचपन से भी हमें ये बीमारी मिल सकती है। हाँ तो अगर किसी को जेनेटिकली अगर मिली है तो वो क्या कर सकता है अपनी इस समस्या से जूझने के लिए? हमारे चूँकि मैं तो इन सब बीमारियों पे बहुत काम भी कर चुका हूँ, तो मैंने ऐसा देखा है कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे और ये सब जो जेनेटिकली जो डिसऑर्डर वाले जो बच्चे हैं ना, अगर उनको नेचुरल प्रॉपर अच्छा होलसम न्यूट्रिशन दिया जाए और साथ ही साथ में उनको सर्टन एक्सरसाइजेस, चाहे वो स्पीच थेरेपी हो या कोई भी थेरेपी हो तरह तरह की, तो इस तरह की जो चीज़ें अगर बचपन को अगर मिल जाए, जो ये जैसे ऑटिज़म भी है उसमें 100% लाभ मिलेगा ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि ये जेनेटिकली ऑलरेडी डिसऑर्डर्ड प्रॉब्लम है, पर काफ़ी हद तक ये चीज़ जो नेचुरल अच्छी चीज़ें मिल जाती है ना, तो हमारे सेल की एक कैपेसिटी है कि अगर उसको अच्छा माल मिलता है ना तो वो वापस दोबारा रीजनरेट करने की कोशिश ज़रूर करता है, क्योंकि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमारे हर सेल में, पहले लोग क्या मानते थे कि न्यूरोलॉजिकल सेल वापस ब्रेन सेल और न्यूरोलॉजिकल सेल कभी रिकवर नहीं करते, ये पहले कॉन्सेप्ट था। लेकिन आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, आप उनके पूरे वीडियो जाके सुनिए या उनकी किताबें पढ़िए, और बायोलॉजिकल साइंस में डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है, उनके वीडियो पढ़िए। एवरीथिंग कैन बी रीजनरेटेड, हर न्यूरोलॉजिकल सेल वापस रीजनरेट हो सकते हैं। और हमारे सेल की एक और कैपेसिटी क्या मालूम है, अगर एक सेल पास का मेरा कमज़ोर हो गया ना तो दूसरा सेल उसकी ताकत मतलब उसका काम हैंडल कर लेता है। हमारी बॉडी की ऐसी कैपेसिटी होती है, तो इसीलिए कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में कभी डिसअपॉइंटेड होकर नहीं बैठना चाहिए। दे मस्ट स्टार्ट वर्किंग, और उसमें कुछ न कुछ हद तक कुछ तो रिजल्ट आएगा ही अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइजेस और प्रॉपर ये जो एनर्जी हीलिंग साइंस जो नेचुरल है वो ट्रीटमेंट अगर उनको मिलते हैं तो यूँ समझ लें। और माइंड का रोल सबसे बड़ा है कि माइंड अगर पॉजिटिव होना चाहिए उसका इस तरह से। जी, तो सर सबसे पहले वही फूड ही जानना चाहेंगे कि कैसी डाइट होनी चाहिए एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझने वाले व्यक्ति की? डैमेजिंग फूड जितने भी हैं, खास करके मैदा, चीनी, तला हुआ, जो ब्लॉकेज क्रिएटर्स होते हैं ना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो पैरालिसिस होती है, तो हार्ट अटैक आते हैं, सब आते हैं, तो ये सब चीज़ें पहले बंद हो जानी चाहिए। और एनिमल प्रोटीन सारे बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जितने एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, चाहे वो मीट है कि अंडे हैं कि मछली है, वो सब कोलेस्ट्रॉल डेवलपर है, क्योंकि वो तो एनिमल से आ रहे होते हैं ना, वो सब कोलेस्ट्रॉल डेवलपर होते हैं। इवन दूध, दही, लस्सी, पनीर भी, वो भी ऑलमोस्ट सब पूरे निकाल के प्लांट प्रोटीन्स पे आना चाहिए उनको, क्योंकि प्लांट प्रोटीन्स का जो प्रोटीन्स होता है ना वो बॉडी को बहुत जल्दी नवनिर्माण में काम करता है। तो प्लांट प्रोटीन्स क्या होते हैं, सबसे पहले नंबर पर तो नट्स और सीड्स होते हैं, जो उसमें बी कॉम्प्लेक्स भी बहुत होता है और वो बॉडी को अच्छा सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स और फैट भी सप्लाई करते हैं। क्यों? इसमें फैट भी बहुत ज़रूरी होती है, फैट की लेयर बनना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, और HDL बोलते हैं ना, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, वो भी इन्हीं से मिलता है, क्योंकि नॉनवेज से, दूध से, एनिमल प्रोटीन से हमें LDL ज़्यादा मिलता है, तो वो नुकसानदायक होता है। तो इस तरह से ये अगर नट्स और सीड्स जो है वो खाया जाए, उसका दूध पिया जाए, कोकोनट मिल्क, आमंड मिल्क, कैश्यूनट मिल्क, मूंगफली का दूध, जो आपके रिजनेबल सस्ता में आपके हिसाब से किसी के लिए भी हो, और सीड्स जो आते हैं, आलमंड सीड, चिया सीड, वो सीड आजकल जो कई तरह के मेलोन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड, वो भी सब बड़े उसमें ना ऐसे ऐसे तत्व होते हैं, और ख़ास करके जैसे अभी अखरोट खा रहे तो ओमेगा 3 होती है, जो ब्रेन के लिए बहुत काम करता है एक्चुअली। जैसे आप कभी आपके बोलते हैं ना, तेरा दिमाग कमज़ोर है, बादाम खा, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो कॉमन फैक्टर है ना वो। तो नट्स खाने से हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पहली बात। फिर बी कॉम्प्लेक्स बहुत चाहिए इसमें देखिए, जनरली डॉक्टर को देखा होगा वो न्यूरोबिन के इंजेक्शन देता है इसमें, तो हमें बी कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें इंजेक्शन ही लेने हैं, हमें ऐसी चीज़ें खानी है जो फाइबरस हो, क्योंकि फाइबर में बी कॉम्प्लेक्स होता है।
तो स्प्राउट्स में भी काफ़ी बी कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें अंकुरित हो जाता है ना, उससे भी बी विटामिन बहुत डेवलप हो जाते हैं। तो आप है ना अंकुरित दालें खूब खाएं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा बाकी तो होल ग्रेन जो होते हैं ना, वो उसमें फाइबर होते हैं सब में, जैसे तो छिलके समेत जो अन्न खाते हैं ना, दालें खाते हैं, उसके अंदर भी बी कॉम्प्लेक्स बी विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, यूँ समझ लें। तो वो सब नर्वस सिस्टम को मदद करने वाले होते हैं। तो चीज बेसिकली क्या करना है, नट्स खाना है, स्प्राउट्स खाना है और होल ग्रेन विथ फाइबर खाना है, बस ये मेजर खाना ये है। बाकी तो विटामिन मिनरल्स तो सलाद फ्रूट्स खाएंगे, उसे तो मिलेगा ही सिर्फ, ठीक है ना। तो मेजर काम क्या मालूम है, डैमेजिंग कॉज खाने को बंद करना और बिल्डअप करने वाले कॉज को देना। अच्छा, अब नर्वस सिस्टम के टोन अप करने में और जो साइड के जो चीज़ें काम करते हैं ना, उसमें क्या है, प्राणायाम और एक्सरसाइजेस, ये योगा वगैरह ये तो करना ही है, ठीक है। और साथ साथ में मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है और एनर्जी रिसीविंग कैपेसिटी बॉडी की बढ़ जाती है। तो इसलिए मंत्र जाप, मतलब किसी प्रकार का, देखिए भक्ति पूजा पाठ करते हैं लोग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, पर मेडिटेशन सबसे सिंपलेस्ट है, यूँ समझ लें, कि जिससे हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है। तो ऐसे तो अच्छा खान पान थोड़ा सा और जो नेचुरल हो, और साथ में एक्सरसाइज, थोड़ा माइंड हो गया, तो इससे फिर बॉडी जो है रीजनरेट कर जाती है, यूँ समझ लें। एक मर्म चिकित्सा भी है भारत की, जो बहुत लोग कम जानते हैं, वो उसको भी उपयोग करना चाहिए, वो बहुत कमाल की है, ठीक है ना। तो ऐसे जो एनर्जी से रिलेटेड जो साइंसेस है ना, उनका उपयोग करके लाभ लेना चाहिए। सर, जैसे अभी आपने बोला कि कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो क्या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जो सिर्फ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए करनी चाहिए? देखिए, एक्सरसाइज का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में सर्कुलेशन इम्प्रूव करना। तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि मेरी अंगुली में तकलीफ है तो बस मैं इसकी एक्सरसाइज ही करूँ, ऐसा तो नहीं है। मैं इस हाथ को यूं यूं 10 बार हिलाऊंगा तो ऑटोमेटिक सर्कुलेशन पहुंचेगा ना। तो जनरल बॉडी की एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर हाँ, हर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की अलग अलग थोड़ी डिज़ाइंड एक्सरसाइज होती है, क्योंकि अभी जैसे ऑटिज़म है तो अलग एक्सरसाइज है, अगर मेमोरी अल्जाइमर की बीमारी हो गई तो उसके लिए फिर आपको गेम्स वगैरह खेलना, नई नई क्रिएटिविटी करना, नई नई लर्निंग करना, तो उससे फिर आपका दिमाग है ना एक्टिव होने लगता है, ठीक है। तो उनकी एक्सरसाइजेज अलग है। और अगर आपको साइटिका और स्पाइनल की प्रॉब्लम्स हैं तो उनकी एक्सरसाइज अलग है। फिर आपको स्पाइन से रिलेटेड जितने बीमारियाँ, मतलब जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा आपको करने पड़ेंगे। तो मतलब एक मिक्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मतलब जिसमें योगा भी हो गया, थोड़ी एक्टिव एक्सरसाइज एरोबिक टाइप भी हो गई, चलना फिरना हो गया, वॉकिंग हो गई, वो सब प्राणायाम भी हो गया। तो एक जनरल करना चाहिए, पर हाँ, अब लकवा वाला है तो उसकी एक अलग एक्सरसाइज होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम कहते हैं प्रेस पुश एंड पुल। तो उसमें हम कहते हैं किसी चीज़ को धक्का दो, खींचो और जो है उसको प्रेशर दो, तो वो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाती है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक एक्सरसाइज तो हर एक बीमारी की होती है अलग से, यूँ समझ लें। सर, इतनी सारी आपने जानकारी दी है, कारण भी आपने इतने सारे बताया, और साथ ही साथ उन कारणों से कैसे हमें क्योर करनी है इन बीमारियों को, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कारणों पे काम करना। अगर हम कारणों पे काम कर लेंगे तो वो बीमारी हमें होगी ही नहीं, और यदि हो जाती है तो उसके लिए भी आपने काफ़ी सारे उपाय हमारे दर्शकों को बताए हैं। तो सर उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या क्या बीमारियां होती है, इसके बारे में हमने आपको बताया, क्या क्या लक्षण आपके शरीर में आपको देखने को मिल सकता है ये भी हमने आपको बताया, और साथ ही किन कारणों से ये होती है ये भी हमने आपको बताया। तो कारणों पे काम करें, क्योंकि यदि आप कारणों पे काम करेंगे तो आपको ये समस्याएं होंगी ही नहीं, लेकिन यदि हो भी जाती हैं तो कैसे आपको इन्हें प्राकृतिक रूप से ठीक करना है ये भी हमने आपको बताया। तो अच्छा खान पान रखें, अच्छी लाइफस्टाइल रखें और ध्यान को अपने जीवन में अपनाएं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। नमस्कार।